दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ललित धमानिया और आप देख रहे हैं नित्या क्लासेस। और दोस्तों एक बड़ी न्यूज आप सबको लगातार मिल रही होगी कि DSSB ने अपनी टीजीटी की वैकेंसीज को भी लॉन्च कर दिया है। हालांकि पहले हम ऑलरेडी पीजीटी की वैकेंसीज पर बात कर चुके थे, तो टीजीटी की वैकेंसीज 5118 आपके लिए आ चुकी हैं और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कहां तैयारी होगी, कितनी वैकेंसी किस जगह है और कब से ये तैयारी आप शुरू कर दें और कब से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट, जैसे कि आप जानते हैं चुनावी दौर आने वाला है और चारों तरफ नौकरियों की बरसात है। तो चलिए करते हैं बात आज के इस सेशन में। DSSB ने लॉन्च किया है अपना एक और नोटिफिकेशन, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे यहां पर शुरुआत करते हैं आपके समक्ष जुड़ के और देखेंगे आखिरकार सेंट्रल की जॉब हर कोई करना चाहता है, सबका सपना होता है। तो भाई यहां पर F1247 PNY DSSB ये लेटर नंबर है और डेटेड 12/1 में इन्होंने कभी अनाउंस किया था, लेकिन अभी एकदम ओपनली बात आई है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 8/2/2024। 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे आवेदन करना और साथ में 8 मार्च तक यानी 1 महीने का समय पूरा आपको मिल रहा है, जिसमें आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ड्राइंग टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम हर चीज के बारे में बात करेंगे, एक ही चीज को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस पोस्ट के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हालांकि देखा जाए तो वैकेंसीज बैकलॉग इंक्लूड करके यहां पर बताई गई हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर आपको विजिबल होगा कि टीजीटी मैथ सबसे ज्यादा वैकेंसी मैथ में है। और आपको बता दें मैथ टीजीटी मेल और फीमेल दोनों में है। अगर देखा जाए टोटल वैकेंसीज को 540 और 568 टोटल मिलाकर देखा जाए तो 1108 वैकेंसी ये बनेंगी। लगभग पूरा 1108 वैकेंसी है। तो ये 1108 वैकेंसी बहुत बड़ा अमाउंट है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और आपको बता दूं कि मैं मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुका हूं, तो आप सब लोग मेरे मैथमेटिक्स के बैच में पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 से स्टार्ट किया है पूरा DSSB को मैनेज करके उसके प्रीवियस पेपर्स के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में भी। तो टीजीटी मैथ अगर यहां बात करें 11 और वैकेंसी यहां पर है। तो 3 टीजीटी देख रहे हो, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग में 11। तो टोटल मिलाकर इतनी वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी वैकेंसीज का जो है वो कम नहीं है। देखें तो इंग्लिश की अगर हम बात करें टीजीटी इंग्लिश तो देखें 413, 379 और 11, 480, 490, 390 और 4790 यानी 803 वैकेंसी लगभग इसमें भी है। तो वैकेंसी इंग्लिश में भी बहुत है, तो इंग्लिश वाले साथी भी लगातार जुड़े रहें। और बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में भी 129, 179 और 2 इस तरह से वैकेंसीज हैं। और ये ऊपर कैटेगरी दी हुई है कि ये अनरिजर्व, ओबीसी, SC, ST, EWS किस किस में कितनी वैकेंसीज हैं। तो हर कैटेगरी में अच्छी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप अप्लाई करने मेहनत करेंगे तो जरूर आपको मौका मिलेगा। नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो नेचुरल साइंस में भी बहुत अच्छे से दिया गया है, जहां 183, 166 और 5 वैकेंसीज आपको मिली हैं। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में 75, 110 एंड 7 कुल मिलाकर 192 वैकेंसी के आसपास बनेंगी। ये यहां पर देखें संस्कृत वालों की तो हर जगह आनंद ही है। देखिए तो रिट में भी आया हुआ है संस्कृत का, यहां पर भी है। तो संस्कृत में भी मेल फीमेल और संस्कृत टीजीटी की बात करें म्युनिसिपल में तो 477, 141 और 13 वैकेंसीज हैं। तो यहां पर उर्दू की भाषा की बात करें, उर्दू में भी वैकेंसीज हैं। पंजाबी लैंग्वेज की वैकेंसीज, ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज भी काफी 527 वैकेंसीज यहां पर दी हुई हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी बनी है, टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज आपके समक्ष आ जाती हैं 5118। तो वैकेंसीज काफी हैं, एक बड़े मात्रा में आप कह सकते हैं। और इस पर बस मेहनत करने की जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये तो हुआ ओवरव्यू। अब सबसे जरूरी बात यह बन जाती है कि आखिरकार इन वैकेंसीज के अगेंस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ से। और स्टार्टिंग में मैथ आया था, पोस्ट कोड मैथ के लिए ही बात करेंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो मैथ मेल फीमेल के लिए ये पोस्ट कोड दिया 803/24। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर कुछ कहानी इस तरह से शुरू होती है। टोटल वैकेंसीज 540 यहां पर दिखाया गया है। और हम यहां बात करते हैं इस एरिया से, तो देखेंगे आपको शायद विजिबल होगा। तो अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में तो क्या है, ए बैचलर डिग्री ऑनर्स हो या पास हो और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपने बैचलर डिग्री की है उसमें मैथ एक सब्जेक्ट 3 साल में होना अनिवार्य है। तो अगर आप चाहे
मैथ्स से कुछ और पढ़े हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हो, लेकिन एक सब्जेक्ट मैथ्स का होना चाहिए तीनों साल में। और ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होने जरूरी हैं। 45 से कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक बहुत ही नॉमिनल है, सभी के आ जाते हैं लगभग इतना। और इसकी बात करें तो मार्क्स इन द एग्रीगेट अलोंग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम of 45% marks in aggregate at the graduation level shall be relaxable in case। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं कि अगर 45% नहीं है तो आप भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक लोग हैं। वो कौन कौन कर सकते हैं, वो यहां पर आ जाते हैं। उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो लोग कौन है, वो लोग हैं कैंडिडेट हु पास ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन मैथमेटिक्स बिलोंगिंग टू SC ST। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एग्जेम्प्ट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो एग्जेम्प्ट है। सेकेंड, डिग्री इन एजुकेशन। अब सब नेक्स्ट वाली बात की डिग्री। अब ये डिग्री इन एजुकेशन का मतलब क्या है, ये सीधा सीधा मान के चलिए बीएड की बात कर रहे हैं आपसे। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है या बीएलएड किया हुआ, बीएलएड भी, डीएलएड नहीं, बीएलएड की बात कर रहा हूं मैं, डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से कोई भी किया हो तो वो नेसेसरी है। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड या बीएलएड। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपके पास हिंदी, क्योंकि हम सेंट्रल की जॉब करते हैं, सेंटर में हम जब जॉब करते हैं तो हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी में हमें आनी चाहिए, जरूरी है सेंटर में। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई और पेपर 2, यानी सीबीएसई जो कंडक्ट कराती है सीटेट, उसमें पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी है मैथमेटिक्स के लिए, और अच्छी एलिजिबिलिटी है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकेंगे, एसेंशियल कुछ भी नहीं है। और यहां पर एज रिलेक्शन, देखो सैलरी बहुत अच्छी है, 44,900 से लेकर 1,42,400, पे लेवल 7 ग्रुप बी, नॉन मिनिस्टर नॉन गजेटेड, बिलो 32, रिलैक्सेबल अप टू 40 इयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहां पर एक और बात है, अगर आप फीमेल है, क्योंकि फीमेल की बहुत समस्याएं होती हैं, साथ में शादी हो जाती है तो वो 1-2 साल उनका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है मैनेज करने में बच्चे और परिवार को। तो उनके लिए अगर आप 40 साल की महिला हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं, आपके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी सेम डिपार्टमेंट में मिलेगा थोड़ा सा हेल्प। अब बात करते हैं सेम, अगर हम टीचर मैथ्स की बात करें फीमेल की, तो मैंने अभी आपको बता दिया है कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेम ही रहे। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जिसमें जरूरी है आपके पास बात करें तो ये हमारा हो चुका है नंबर 3, पोस्ट कोड पर हम आ चुके हैं। ये तो हमने बता दिया अभी आपको। यहाँ चलते हैं, मैथमेटिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, सब में सेम ही है, कोई किसी में थोड़ा सा भी अलग नहीं है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट की, और हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा टीजीटी आ जाता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश की भी क्वालिफिकेशन को जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें पता लग गया कैसे करना, लेकिन सबसे जरूरी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे साथी ग्रेजुएशन में गलत कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जिससे कि उनको ये चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो क्या ए बैचलर डिग्री ऑनर्स और पास इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपने बीए इंग्लिश से किया हो जिसमें एक सब्जेक्ट मेन इंग्लिश रहा हो। इसके साथ साथ आपको 45% मार्क्स हैं, वो बिल्कुल है। फर्दर रिक्वायरमेंट मिनिमम 45 मार्क्स इन द एग्रीगेट। उन्होंने कहा कि फिर से आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे 45 वाले क्राइटेरिया से, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ डिग्री इन एजुकेशन, यानी आपके पास डिग्री एजुकेशन का मतलब आपका वही का, आपके पास डिग्री यानी बीएड या बीएलएड होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज हिंदी, और आपके पास सीटेट क्वालिफाइड। तो ये बेसिक, वो हर जगह वही लग रहा है मुझे कि आपको यही चीज देखने को मिलेगी, अब टेंशन ना करें। तो ये भी इंग्लिश का है। मेन प्रॉब्लम आती है एसएसटी पर, हम एसएसटी पर आ जाते हैं सीधा, क्योंकि एसएसटी वाले सोशल साइंस वाले अगर हमें मिलेंगे वैकेंसी तो उसको बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश हमने आपको बता दिया है। सेम अगर हम बात करते हैं आगे सब्जेक्ट में सोशल साइंस की, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल साइंस के जो कॉम्बिनेशन बनाने मेरे साथियों को समस्या आती है, तो उसको समझ लेते हैं। अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहां पर समझिएगा इस कहानी को थोड़ा सा। कहानी क्या कहती है कि आपसे कहा कि ए बैचलर डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब ये सोशल साइंस जो मेन सब्जेक्ट, इसमें इन्होंने डिपेंडेंट नहीं बनाया आपको। वो सोशल साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब देखो कहीं अगर रीट की बात करते हैं वहां तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड हो जाता है, सोशियोलॉजी भी ऐड हो जाता है, साइकोलॉजी भी ऐड हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आप समझेंगे क्या क्या है। मेन सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, यहां पर भी सब चीजें हैं।
ये अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि अगर आपके पास सब्जेक्ट में सोशल साइंस के अंदर कौन से आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इनमें से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनता है, यानी कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास रहे हैं, तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये दो सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अब बेसिकली इसमें एक फंडा लगाया जाता है कि हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, उसके साथ आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। ज्योग्राफी एक मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, आप इनके साथ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहां से कुछ दिया नहीं है, तो आपके पास दो सब्जेक्ट इनमें से होने जरूरी हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इन चार सब्जेक्ट से हिस्ट्री, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसायिक शिक्षा, सोशल समाजशास्त्र, भूगोल और मनोविज्ञान, इनमें से अगर आपके पास कोई भी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो भाई आप एसएसटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कुछ और कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या कि आपके पास कैंडिडेट हु पास ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन सोशल साइंस, दूसरा अगर वो बिलोंग्स टू एससी एसटी है, तो आपको मैंने बताया था कि उसको थोड़ा छूट मिलेगा, 45 की जरूरत नहीं है। सेम डिग्री इन एजुकेशन और नॉलेज ऑफ वर्किंग, तो बाकी सब ठीक है, बस आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, ठीक है ना। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो आगे बढ़े तो बात करते हैं सोशल साइंस की वैकेंसीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, और यहां पर आ जाते हैं एक नई पोस्ट पर, और देखते हैं नई पोस्ट में क्या कहती है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको इंग्लिश वाले में, तो ये तो एसएसटी तो हो गया ना, सोशल साइंस हो गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और वैकेंसीज कौन कौन सी हमें मिलती हैं। और यहाँ पर साइंस की वैकेंसीज पर फिर एक बार आते हैं, जो नेचुरल साइंस है। ये जो नेचुरल साइंस है, ये साइंस ही है, डोंट वरी, ये नया कोई विषय नहीं है कि नेचुरल साइंस कहां से आ गया, ये साइंस ही है। और साइंस में क्या कहा गया है, फिर एक बार देख लेते हैं। बैचलर डिग्री ऑनर्स पास और इक्विवेलेंट विद नेचुरल साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट। अब नेचुरल साइंस की बात करें तो नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है उसको समझिएगा, क्योंकि हम साइंस टीचर बनने की कोशिश करते हैं, तो उसको नेचुरल साइंस के नाम से जाना गया है। वही है कि 45% डिग्री से आपके जो है बीएससी, यानी तो बीएससी कहेंगे ना, बैचलर डिग्री का मतलब बीएससी होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी साइंस क्या है, फिजिकल साइंस शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी आपके पास इन दो सब्जेक्ट का होना जरूरी है। चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपके पास फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो। तो अगर आप इनमें से कोई दो विषय आपके पास है, तो आप साइंस टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अब वो अलग अलग कैटेगरी है, आप मेल कैटेगरी में अप्लाई करें या फीमेल कैटेगरी में, इट्स योर चॉइस, है ना, क्योंकि दोनों वैकेंसीज को अलग अलग कहा गया। साथ में छूट वही है, बार बार जो आपको बता रहा हूं कि भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और अगर आप छूट लेना चाहते हैं, अगर कैटेगरी में है, तो आपको छूट भी मिल जाएगा, एज में भी, और साथ में आपको परसेंटेज में भी छूट मिल जाएगा। तो बेहतरीन मौका आपके पास है। तो ये मैंने फिजिकल नेचुरल साइंस बता दिया आपको, तो सब जगह वही की सेम कंडीशन रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं एक और, इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, हिंदी वाला और देख लेते हैं ना। हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आती है, सर हमें हिंदी होना जरूरी है। तो क्या हिंदी में कहा गया है, टोटल पोस्ट तो आपको बता दिया है मैंने, तो हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बीए ऑनर्स इन हिंदी और बीए विद हिंदी, यानी आप या तो बीए ऑनर्स किया हो या आपने हिंदी बीए में हिंदी आपके पास रहा हो। वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% इन एग्रीगेशन, तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और सब्जेक्ट में भी होने चाहिए, याद रखिएगा सबके लिए है। और इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन हिंदी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेशन। और अपॉइंटमेंट इज हिंदी टीचर ओनली, अगर आप कहीं अपॉइंट हैं हिंदी टीचर, कैसे, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग, हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45 मार्क्स इन द एग्रीगेशन। तो आपने इन तीनों में से कहीं पर भी रहा हो तो आपको मिलेगा। इसके साथ प्रोवाइड फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ 45% मिनिमम हो जाएगा कब, अगर किसी ने ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, या फिर कैंडिडेट बिलोंग करता हो एससी एसटी कैटेगरी से, और फिजिकली हैंडीकैप। अब यहां पर देखिए, डिग्री इन एजुकेशन वही है, नॉलेज ऑफ हिंदी वही है, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट, यस सही है। बस यहां पर कहीं ये नहीं लिखा गया है कि आपको हिंदी के साथ इंटर में भी आपके पास संस्कृत होना चाहिए, तो संस्कृत वाला जो लोगो है वो यहां नहीं लगाया गया है। अदरवाइज क्या होता है, हिंदी वाले साथी हमेशा ही परेशान रहते हैं कि सर हिंदी से तो कर दें, लेकिन क्या करें, वहां पर है ही नहीं हमारे पास होता है ना, इंटर में संस्कृत नहीं थी, तो संस्कृत जैसा विषय इसमें रखा नहीं गया कहीं भी। तो आप अगर हिंदी आपके पास 3 साल है या हिंदी ऑनर्स से आपने किया है, तो यू कैन अप्लाई। तो यहां पर सारी वैकेंसीज के बारे में हमने लगभग बात कर लिया है मेरे हिसाब से। तो
माफ करिए, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा खराब है। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, 477 लगभग। तो यहां संस्कृत में क्या है, वही संस्कृत की कहानी है। संस्कृत में बात करें तो वही ऑनर संस्कृत और विद संस्कृत एज ए वन इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हो, या इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री संस्कृत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन दी एग्रीगेट शैल बी रिलैक्सेबल इन केस ऑफ। वही है सारी चीज, ग्रेजुएशन में संस्कृत होना जरूरी है। कुल मिला के बात यह है, सीटेट आपका पास होना चाहिए और साथ में आपका जो है बीएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए। तो यहां पर शायद अब मैं सारी चीजें आपको लगभग बता चुका हूं, मेरे हिसाब से तो फीमेल वैकेंसीज हैं। तो यहां पर आपको एक एक चीज को क्लियर कर दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। तो सभी वैकेंसीज को मैंने फिर भी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर ऑलरेडी आया हुआ है, यू कैन चेक, अदरवाइज आई विल शेयर द पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑल्सो चेक ऑल द थिंग्स। ओके, सो दैट्स गुड। ओके, उर्दू सेम उर्दू में है, आपके पास उर्दू से आपने बीए किया हो या आपने ऑनर्स से उर्दू से किया हो तो ये आपके पास आ जाती है। पंजाबी में भी वही है, आपके पास पंजाबी एक विषय रहा हो तो इन्हें लैंग्वेज पंजाबी उर्दू इन सब में वही कहानी है जो मैं बार बार बता चल रहा हूं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद आपको, अभी आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। और अगर हम बात करते हैं तो आपको अप्लाई करना DSSBonline.nic.in से, और कैसे अप्लाई करना वो भी हमको बता दूंगा जब आपको ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। जैसे मैंने कहा 8 तारीख से आपके एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएंगे और वो पूरे महीने रहेंगे। अब ये सिलेबस की बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि टियर 1 टेक्निकल और टीचिंग, ये सिलेबस में आप पूरा ध्यान रखिए क्योंकि सिलेबस के बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर हम बात करते हैं सिलेबस की 803-24 और 811-24 के बारे में, तो यहां पर क्या है, 2 आवर्स का एक कोर्स होगा जिसमें टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, इसके साथ टोटल मार्क्स होंगे 200, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, और ग्रैंड टोटल 200 होगा। अब इसमें सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है, क्यों पढ़ना क्या है आपको, ये तो भी शुरू करना पड़ेगा ना। सेक्शन ए में होगा एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑफ एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा, मैथमेटिक्स होगा यानी अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा यानी मैथमेटिक्स देख रहे हैं आप मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये जो है 20 मार्क्स का होगा, तो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स ईच। तो कुल मिलाकर के 20 नंबर और 20 देखे तो 100 नंबर का ये पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो 5 5 20 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ और 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश, ये जनरल पेपर में आपको मिलने वाला है। तो ये तो बात समझ में, 100 नंबर तो यहां पर हुआ। इसकी बात करते हैं सेक्शन बी, एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन द टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड। अब इसमें क्या है, 100 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का होगा। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट याद रखिएगा प्लस पैडागोगिकल इश्यूज, यानी जो पैडागोगिकल इश्यूज हैं, शिक्षण शास्त्र संबंधित प्रश्न वो इसी में इंक्लूड होंगे। तो यानी कुल मिलाकर आपको 200 नंबर का पेपर, जिसमें 2 आपको बताए, एक जनरल पेपर जिसके अंदर क्या है भाई 100 क्वेश्चन, ऐसे ही आपका सब्जेक्टिव पेपर जिसमें क्या है 100 क्वेश्चन। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट देखने होंगे जो मैंने अभी आपको बताया, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स एंड एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ने होंगे। इवन देन सब्जेक्ट में आपको 2 क्वालिटी में पेपर मिलेगा, जिसमें एक में पैडागोगिकल इश्यूज और साथ में मेन सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट का लेवल जो होगा वो याद रखिएगा, सब्जेक्ट का लेवल आपका ग्रेजुएशन तक का आएगा। DSSB का पेपर आसान नहीं होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में होंगे, और जबकि जो इंग्लिश वाला आंसर क्वेश्चन है वो सही माना जाता है, हमेशा याद रखिएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज द सब पैरा 4 ऑफ पैरा 6 बिलो। तो देखो पैरा 4 में दिया हुआ है, for application technical teaching postcode this the mandatory minimum qualifying marks tier 1 examination will be the applicable only in RO section B, which is domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. तो यहां पर section A में कोई भी minimum qualifying marks नहीं है। उसके बाद however combined aggregate marks of both section A and section B will be ranked फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहला वाला क्वालिफाइड करना, दूसरे वाले में अच्छे नंबर लाने, दोनों को बराबर बताया गया ही नहीं, इसमें कोई भी क्वालिफाइंग एरिया नहीं है। तो पेपर 1 और पेपर 2 टोटल दोनों का एग्रीगेट मिलकर आपका मेरिट बनेगा। तो इस पर ध्यान ना रखें कि हिंदी तो क्वालिफाइंग नहीं पढ़नी है, इंग्लिश तो क्वालिफाइंग नहीं पढ़नी है, आपको हर एक चीज को पढ़ना होगा क्योंकि दोनों को मिलाकर क्वालिफाइंग मार्क्स बनेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
बहुत बढ़िया। तो अब आपको यहां पर मुझे शायद बताने की जरूरत ना पड़े, अब आपको सब चीज समझ में, आप तो अप्लाई करें और तैयारी करें। तो द बोर्ड ऑर्डर अचीव क्वालिफाइंग सिलेक्शन एंड द रिक्रूट बेस्ड द टैलेंट वेरिएबल हैज फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम इस टोटल पेपर की क्वालिफाइंग की बात करें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला करके, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% बनेंगे। ठीक है, जनरल में अगर आप हैं तो 40%, यानी कुल मिलाकर क्या समझ में आया, 80 नंबर आपको आने चाहिए तो आप क्वालिफाइंग होगे। लेकिन क्वालिफाइंग इज नॉट ए टैग ऑफ गेटिंग जॉब। तो ये क्वालिफाइंग मतलब आप पास हो गए, इसके ऊपर बहुत लोग जाएंगे जो मेरिट में आएंगे। तो आपको मेरिट में आना है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओबीसी, दिल्ली के अगर ओबीसी हैं आप तो आपको 30% 35% है, और अगर SC ST हैं आप PW 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। जबकि इसका कोई औचित्य नहीं बनता, 30% क्वालिफाइंग करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही आप नौकरी ले पाएंगे। तो आपको जरूरत है सी क्वालिफाइंग पर सोचना ही नहीं है, आपको बड़ा सोचना है। आपको सोचना 40% की जगह हमारे 70% नंबर कैसे हैं, इस पर करना है। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है आपको कैटेगरी वाइज। ओके, तो यहां पर हमने सारा कर दिया है। और एक कट ऑफ ना, कट ऑफ सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन। अब बच्चे बहुत ज्यादा आते तो परसेंटाइल चलता है, यानी मेरिट ऊपर जा सकती है, वो डिपेंड करेगा बच्चों ने कितने मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं। ठीक है ना, तो चलो अगर यहां पर कोई छूट गया हो तो मुझे कमेंट बताइएगा। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करते रहे। और मैथमेटिक्स का मैंने और हिंदी का बता दिया, हिंदी और मैथमेटिक्स ये DSSB TGT के लिए हमारे कोर्स ऑलरेडी चल चुके हैं, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। और फिर से बिल्कुल जरूर से हम शुरू करेंगे आपके इन कोर्सेज को बहुत जल्द, मे बी 8 तारीख से। ठीक है ना, तो सेम डे स्टार्ट कर देंगे, तो जुड़िए और आनंद लीजिएगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।